हेलो एवरीवन। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट माइनिंग के 2023 के वीडियो सॉल्यूशन 2022 के अपन वीडियो सॉल्यूशंस आज देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप भी स्क्रीन पे देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टू वेक्टर्स x एंड y आर शोन इन द फिगर, द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ x ऑन y इज। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर प्रोजेक्शन वेक्टर तो आपको पूछा ही है, साथ ही साथ ट्रांसपोज का यूज किया। मतलब लीनियर अलजेब्रा से ये सवाल है, समझ आता नहीं है। क्योंकि भाई साहब हमको जो नॉलेज अभी तक पता है कि यार ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर होता है, तो उसका स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये तो क्या हो गया आपका स्केलर है ना, ये आपका स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। और आपका एक वेक्टर प्रोजेक्शन का भी फॉर्मूला होता है। अगर मैं बोलूं सर वेक्टर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, सिंपल पूरा फॉर्मूला आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन डिटर्मिनेंट मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। क्या यहां तक चीजें क्लियर? तो ये तो आपका स्केलर प्रोजेक्शन हो जाता है एंड दिस इज योर वेक्टर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये तो चलो वेक्टर का फॉर्मूले हो गए, यहां तक तो चीजें क्लियर होती है। बट यहां पर आपको ट्रांसपोज यूज किया, मतलब आपको यहां पर लीनियर अलजेब्रा यूज हुआ है। अब लीनियर अलजेब्रा में कैसे करेंगे, अब चलो इस चीज को अपन देखते हैं लीनियर अलजेब्रा में कैसे करेंगे। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। यह आपका कोई ए वेक्टर है और ये आपका कोई बी वेक्टर है। अगर मैं इन दोनों को टेल और हेड को ऐड करूं तो ये a प्लस बी वेक्टर हो जाता है। सब कुछ आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ऑर्थोगोनलिटी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का ऑब्वियस ही बात है मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करते हो तो आपको एक चीज समझ में आती है, ओपन करने से पहले आपको उसको डेरिवेशन कैसे करना है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का ट्रांसपोज। आया ना, ऐसा भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हो जाएगा ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है आपका a ट्रांसपोज b इज इक्वल टू 0। सर ये कैसे आया, और आपने इसको स्क्वायर को ऐसा क्यों लिखा? आपको पढ़ा रखा है लीनियर अलजेब्रा में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज ए का जब मैग्नीट्यूड लेते हो आप, ए ट्रांसपोज ए का जब डिटरमिनेंट लेते हो, तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए और ए का डिटरमिनेंट ए, तो ये हो जाता है मॉड ए का स्क्वायर। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, तो यहीं पर ही इसको मैंने ऐसा लिखा है। खैर कंसेप्चुअलिटी थोड़ी बहुत क्लियरिटी आती है, ये डेरिवेशन होता है, ये सब चीज आपको क्लास में पढ़ा रखी है। अब ध्यान से सुनना, आगे कैसे करना है इसको बहुत तरीके समझने की कोशिश करना। अब ध्यान से देखो, ये आपका है y वेक्टर, ये आपका है पूरा y वेक्टर, और ये आपका है x वेक्टर। क्या है यहां तक चीजें क्लियर? बहुत बढ़िया। x ऑन y है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। x ऑन y है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे समझने की कोशिश करना। x ऑन y है और ये y वेक्टर, तो यहां से मैं इस टाइप से अगर मैं बनाना चाहूं तो यहां पर मैं एक वेक्टर बना रहा हूं, e वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर हो गया e वेक्टर, ठीक है। ये एक वेक्टर ये हो गया, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर मैंने बनाया। अब यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट कोई t स्केलर है इनटू y वेक्टर, तो टी वाई वेक्टर और ये e वेक्टर। यहीं से अपने को समझ में आता है कि टी वाई वेक्टर का ट्रांसपोज इनटू e वेक्टर क्या इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज ड्यू टू ऑर्थोगोनालिटी की वजह से। यहां पर भी तो ये चीज देखी भैया 90 इस वजह से अपने का ये हो गया, तो यहां पर टी वाई का ट्रांसपोज इनटू ई इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, अब टी का ट्रांसपोज स्केलर है कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर और नीचे 0 के नीचे चल जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा y ट्रांसपोज ई इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये यूज होगा अभी आगे। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या हो गई बात, अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करूं, चीजें देखूं, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, अब देखो टी वाई प्लस ई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। हाँ या ना तो बोलो,
अरे ये टी वाई वैक्टर प्लस ई वैक्टर क्या एक्स वैक्टर के बराबर है? तो यहां मैं लिख सकता हूं टी वाई वैक्टर प्लस ई वैक्टर इज इक्वल्स टू एक्स वैक्टर। हाँ या ना? यहां तक चीजें क्लियर होती है। अगर मैं दोनों साइड छोड़ो, अभी नहीं, अभी इसको पहले ई को अलग करेंगे, तो ई को जैसे ही अलग करेंगे, ई को जैसे ही अलग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टी वाई इज इक्वल टू ई। टी वाई को उधर भेज दिया राइट साइड, तो इक्वल टू ई हो गया। अब मैं दोनों साइड क्या करूंगा यहां पर? अब मैं दोनों साइड यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या? मैं दोनों साइड यहां मल्टीप्लाई करूंगा वाई का ट्रांसपोज। यहां वाई का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करा और इधर भी, इधर दोनों तरफ y का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मुझे पता है y ट्रांसपोज ई मेरा 0 होता है, तो यहां मेरे को फायदा हो जाएगा। अब मैं y का ट्रांसपोज यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा y ट्रांसपोज x माइनस टी y ट्रांसपोज y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y ट्रांसपोज ई मेरा 0 होता है, मैंने यहां पुट करा। अब मैं t को इक्वेट करूंगा तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? t इक्वल टू y ट्रांसपोज x y ट्रांसपोज x अपॉन y ट्रांसपोज y। बहुत अच्छी बात है। ये क्या है? ये एक्चुअली यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस था ये तो हो गया मेरा t, और टी वाई मेरा ये वेक्टर होता है। तो मेरे को प्रोजेक्शन ये कौन सा मिला है? ये स्केलर प्रोजेक्शन मिला है। ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ये जो वैल्यू मिली है मुझे, ये x ऑन y मुझे स्केलर प्रोजेक्शन मिला है। दिस इज नथिंग बट अ स्केलर प्रोजेक्शन। दिस इज नथिंग बट अ स्केलर प्रोजेक्शन। आपको क्या पूछा है? आपको प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा गया। अब प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी टी के साथ में इस y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरे को प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा है, टी वाई पूछा है, तो दोनों साइड में y को मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैंने दोनों साइड y को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया मेरा टी वाई। मतलब ये मेरा टी वाई क्या है? ये मेरा प्रोजेक्शन वेक्टर है। टी वाई मतलब y ट्रांसपोज x अपॉन y ट्रांसपोज y इंटू y। तो अल्टीमेटली मेरा फॉर्मूला क्या हो गया? मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? y ट्रांसपोज x अपॉन y ट्रांसपोज y इंटू y। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? सर ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। हालांकि आप अगर गेट में जाओगे, गेट में आपको दे रखा ऑप्शन भी, अगर आप इसको चैलेंज करते तो ये आंसर गेट ने गलत, चारों आंसर गेट ने गलत फ्रेम किए हुए। द रियल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस y ट्रांसपोज x upon y ट्रांसपोज y into y, which is this is the answer. All option are wrong. क्या यहां तक चीजें क्लियर होती है? चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? द कांस्टेंट टर्म ऑफ द फोरियर कोएफिशिएंट ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। कांस्टेंट टर्म आपको पूछा है, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोरियर सीरीज के अंदर कांस्टेंट टर्म क्या होता है? फोरियर सीरीज में कांस्टेंट टर्म क्या होता है? सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या होता है फोरियर सीरीज में? कांस्टेंट टर्म, सर कांस्टेंट टर्म फोरियर सीरीज में होता है a0/2। बहुत बढ़िया। सर ये a0 क्या होता है फोरियर सीरीज में? ध्यान देखो, a0 इज इक्वल्स टू 1/l। a0 इज इक्वल टू 1/l। लोअर लिमिट से अपर लिमिट, लोअर लिमिट जो क्वेश्चन में आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी उसको डालना है। लोअर लिमिट से अपर लिमिट f ऑफ x dx। अब ध्यान से देखना, यहां पर l क्या होगा? यहां पर l क्या होता है? या तो अगर मेरे ही क्लास नोट्स आपने देखे हैं, क्लास अगर ढंग से याद है तो क्या फॉर्मूला बताया था आपको? a से लेकर a प्लस 2l। अब यहां से ही मैं a निकालूंगा, यहीं से मैं l निकालूंगा। अब लोअर लिमिट क्या दे रखी है क्वेश्चन में? देखो माइनस पाई से लेकर पाई तक जा रहा है, तो यहां पर अपने को पता है लोअर लिमिट कितनी दे रखी है? ये a कितना है? माइनस पाई। और अपर लिमिट a प्लस 2l कितनी दे रखी है? प्लस पाई। अब यहां पर मैं a की वैल्यू रखूंगा तो माइनस पाई प्लस 2l इज इक्वल टू पाई। तो इसको जब सॉल्व करूंगा ये 2 पाई हो जाएगा, तो 2l इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहां से l की वैल्यू कितनी है? ये आपकी l की वैल्यू आपकी पाई आ चुकी है। तो यहां से मेरे को l की वैल्यू पाई मिल चुकी है, इसको हटाते हैं। तो ऐसे कैलकुलेट करके मैंने l की वैल्यू पाई ढूंढ ली है। तो यहां पर गिवन क्या हो गया? मेरे को l की वैल्यू पाई मिल चुकी है। ओके, बहुत अच्छी बात है। फंक्शन की वैल्यू कितनी है? फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी मेरी लिमिट पे। लिमिट माइनस पाई से लेकर 0 तक फंक्शन मेरा माइनस के है, 0 से लेकर पाई तक मेरा फंक्शन के है। तो अप्लाई करो a0 निकल जाएगा, डिवाइड बाय 2 करना तो आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहले a0 कैलकुलेट करते हैं। 1/पाई। अब देखो ध्यान देखो, 1/पाई,
ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहां डालेंगे अपन लिमिट्स माइनस पाई, माइनस पाई से लेके प्लस पाई। अगर यहां पर मैं डालूं लिमिट तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, माइनस पाई से लेके प्लस पाई, माइनस पाई से लेके प्लस पाई फंक्शन डालूंगा। अब फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो माइनस पाई से लेके जीरो तक मेरा फंक्शन कितना है, माइनस के टाइम्स dx प्लस यहां पर मैं देखूंगा जीरो से लेकर पाई, जीरो से लेकर पाई तक मेरा फंक्शन कितना है, के टाइम्स dx। ओके, बहुत अच्छी बात है, यहां तक भी चीजें क्लियर हो जाती है। अब क्या करेंगे अपन, अब इस इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये 1/पाई को अपन बाहर ही रखेंगे, अंदर बढ़ेंगे तो देखो माइनस बाहर लिया है, माइनस के को पूरे को बाहर ले आते हैं, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट डालेंगे माइनस पाई से लेकर जीरो प्लस, अब ये k बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और यहां लिमिट चल जाएगी अपनी जीरो से लेकर पाई। ओके, यहां तक चीजें क्लियर। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो 1/पाई अपर लिमिट पहले माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस के जीरो माइनस ऑफ माइनस प्लस पाई। ओके, प्लस के अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट। ओके, यहां तक चीजें क्लियर। आगे फर्दर सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा माइनस के पाई, ये हो जाएगा प्लस के पाई, दोनों कैंसिल। देखो यहां पर ध्यान से 1/पाई माइनस के पाई प्लस के पाई, देखो माइनस के इंटू पाई, क्योंकि जीरो से तो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, प्लस के पाई, तो के पाई से के पाई कैंसिल, यहां पर माइनस के पाई से प्लस के पाई कैंसिल, ये हो गया इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर आपका ए नॉट की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ गई, तो आपको अच्छे से पता है, तो ए नॉट बाई टू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो आंसर कितना हो गया, ए नॉट बाई टू जीरो, मतलब ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पर आपको, द वेलोसिटी फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज v equal to xi cap plus y j cap plus p of z k cap, where p of 0 is equals to 0. If divergence of v equal to 0, then p of z is very simple question. What is divergence of v? Divergence of v कितना होगा, what is the divergence of v? dou v by dou x plus dou v by dou y plus dou v by dou z। क्या यहां तक चीजें क्लियर होती है, हाँ या ना तो बोलो। अब v का पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू z, बहुत अच्छी बात है। या v1 v2 v3 बोल दो, अगर मुझे पता है कोई v वेक्टर क्या है, v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। मेरे ख्याल से और अच्छे से क्लियरिटी आ रही होगी। इस तरीके से अपन डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, डाइवर्जेंस ऑफ v निकालेंगे, वो इक्वल टू जीरो होगा। पहले डाइवर्जेंस ऑफ v निकालते हैं, v1 कितना x, तो डो x बाय डो x 1 प्लस v2 कितना है y, डो y बाय डो y 1 प्लस p ऑफ z। अब यहां पर ध्यान देखो, डो ऑफ p ऑफ z अपॉन डो z इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ v आपको इक्वल टू जीरो दिया है। अब मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मुझको क्या मिलेगा, डो p ऑफ z अपॉन डो z इज इक्वल टू -2। क्या चीजें क्लियर। अब मैं दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेट करूं, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, p ऑफ z आ जाएगा, p ऑफ z इज इक्वल टू सॉरी, क्योंकि डो z तो उधर चल जाएगा ना, हाँ या ना, इसको हटाओ ना यार। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट भी करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, डो z, हाँ या ना। तो डो z का इंटीग्रेशन z, तो ये हो जाएगा -2z प्लस c। अब यहां पर एक कंडीशन दे रखी है कि जब z जीरो है तो p ऑफ जीरो की वैल्यू भी जीरो है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर जब मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा, z को जीरो रखो इज इक्वल टू जीरो प्लस c, p ऑफ जीरो कितना दे रखा है आपको, जीरो दे रखा है, तो इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको c की वैल्यू भी जीरो मिली। जैसे आपको c की वैल्यू जीरो मिली तो यहां पर आपका p ऑफ z कितना आ चुका है, p of z will be -2z। सिंपल इजी। तो p of z आपको -2z मिला है। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन x। सबसे पहले अपन ये देखेंगे यहां पर कि 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। अब देखें अपन 0/0 फॉर्म बन रहा है, चलो देखते हैं। ऊपर x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करा, 1 की पावर n 1 माइनस 1 0, और x को 0 पुट करा, नीचे डिनोमिनेटर में 0, तो 0/0 फॉर्म मिल रहा है। जैसे ही आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, और एल हॉस्पिटल रूल लगाने का तरीका आपको पता ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा, जैसे ही मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा आगे आएगा n 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, और अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1, बिल्कुल सही बात है, माइनस 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। क्या चीज है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब क्या करूंगा, अब मैं फिर से x को 0 पुट करूंगा, अब मैं फिर से x को 0 पुट करूंगा। जैसे ही मैं x को 0 पुट करूंगा तो यहां पर x को 0 पुट करा तो 1 की पावर n माइनस 1 1 और माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस n। तो विच इज ऑप्शन कितना आएगा, जैसे आप x को 0 पुट करो यहां पर 0 आ जाएगा। ध्यान से देखो यहां पर हो जाएगा 0, 1 की पावर n माइनस 1 होता है 1, और n इंटू माइनस 1 माइनस n, विच इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते, अ सेफ्टी डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्रिटिकल कंपोनेंट x1 एंड x2। द फेलियर ऑफ एनी वन, द फेलियर ऑफ इंपॉर्टेंट लाइन है, द फेलियर ऑफ इंपॉर्टेंट लाइन है, द फेलियर ऑफ एनी वन और बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट कैन कॉज एन एक्सीडेंट। मतलब भैया कोई एक फेल हो या दोनों फेल हो तो वहां पर एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, ओके। द फेलियर प्रोबेबिलिटी, द फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट x1 and x2 are 0.2 and 0.1 respectively. The probability of occurrence of an accident, probability of occurrence of an accident, मतलब एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि भैया एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट अकर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट अकर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होने, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, कोई भी एक फेल हो जाए, आइदर वन फेल, आइदर वन फेल, या तो तब आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर जब भी प्रोबेबिलिटी में आप हिंदी में यूज करते या फिर में क्या होता है, प्लस वाला साइन आता है, और या फिर में प्लस वाला एक हो गया, उसके बाद दूसरा भी होना ही है, ये भी और वो भी, तब आता है मल्टीप्लीकेशन। जब आप कहते हो कि ये होगा या फिर वो होगा, तब आता है एडिशन का साइन। तो यहां लगाएंगे अपन एडिशन, प्रोबेबिलिटी बोथ फेल, प्रोबेबिलिटी बोथ फेल। बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें क्लियर। अब मैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आइदर वन फेल निकालूंगा। सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी आइदर वन फेल। अब प्रोबेबिलिटी आइदर वन फेल कैसे निकालेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x1 फेल नॉट x2। एक तो ये हो गया, प्रोबेबिलिटी x1 तो फेल हुआ बट x2 फेल नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी x1 फेल नॉट x2, या फिर प्रोबेबिलिटी x2 फेल्स नॉट x1। अभी तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, अगर आप जानना चाहते हो आप किसकी निकाल रहे हो, तो अभी तक मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, ठीक है। यहां पर कैसे होगा आगे, प्रोबेबिलिटी x1 की फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, बट x2 की फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 0.1 विच इज 0.9। मतलब x1 फेल हुआ, साथ में x2 फेल नहीं हुआ, x2 फेल नहीं हुआ, दोनों एक साथ ही हो रहे हैं भैया। यहां क्या लिखा, टू इंडिपेंडेंट क्रिटिकल कंपोनेंट्स, द सेफ्टी डिवाइस कंसिस्ट, कितने, टू इंडिपेंडेंट क्रिटिकल कंपोनेंट। वहां पर सबसे पहले x1 फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 एंड x2 फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, नहीं होने की 1 माइनस 0.1 विच इज 0.9, ठीक है, प्लस यहां तक देखेंगे। अब क्या देखेंगे, x2 फेल बट नॉट x1, x2 फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
0.1 और x2 फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 माइनस 0.2 विच इज 0.8। अब सॉल्व करेंगे, अब ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 0.9 विच इज 0.18 प्लस 0.1 इंटू 0.8 विच इज 0.08। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.26। चीजें क्लियर, बहुत बढ़िया, ये एक निकाल दिया। अब अपन क्या निकालेंगे, अब मैं प्रोबेबिलिटी बोथ फेल निकालूंगा। प्रोबेबिलिटी बोथ फेल, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी बोथ फेल, दोनों की फेल होने की प्रोबेबिलिटी, भाई सही बात है, x1 भी फेल, प्रोबेबिलिटी x1 फेल और साथ में एंड x2 फेल, दोनों फेल हो गए। अब यहां पर देखो x1 फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, साथ ही साथ में हुआ है, या फिर नहीं, या फिर वाला फंडा होता तो प्लस आता, साथ में x1 भी फेल हो गया, x2 भी फेल हो गया, x1 भी फेल, x2 भी फेल, 0.1 विच इज इक्वल टू 0.02। बहुत बढ़िया। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट ऑकर, तो विच इज इक्वल टू कितना 0.26 प्लस 0.02 विच इज इक्वल टू 0.28। सिंपल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.28 विच इज फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, तो आंसर आप सीधा डालोगे 0.28। इजी क्वेश्चन था, यहां तक मेरे ख्याल से चीजें क्लियर, एक बार देख सकते हो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन का सवाल है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x टाइम्स log 1 प्लस x dx। अब यहां पर समझने की बात आपको क्या देखनी पड़ेगी कि भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहां पर आइलेट लगाएंगे तो अटकोगे, बाद में आगे नहीं, आगे जाकर आपको किसी एक को टी मानने पड़ेगा, क्योंकि लॉग के अंदर ज्यादा बड़ा फंक्शन है। लॉग के अंदर जितना छोटा फंक्शन रख सकते हो उतना छोटा फंक्शन रखो, क्योंकि इंटीग्रेशन में काफी ज्यादा यूज होता। तो अपने नोट्स में क्या डालोगे, जब भी लॉग का सवाल आए और अंदर लॉग के अंदर, जैसे लॉग के अंदर ये है ना 1 प्लस एक्स, ऐसे कोई फंक्शन आपको दे दे बड़ा, तो उसको टी मानो, उससे क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा और इंटीग्रेशन करने में आसानी होती है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, 1 प्लस एक्स को मैं सबसे पहले क्या करूंगा, टी मानूंगा। 1 प्लस एक्स को मैंने टी मान लिया, बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें क्लियर। अब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा, तो जैसे ही 1 प्लस एक्स को टी मानूंगा तो dx मेरा क्या हो जाएगा dt, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 प्लस dx इज इक्वल्स टू dt, बहुत बढ़िया। अब 1 प्लस एक्स को टी मानेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, जैसे ही एक्स को मैं 0 रखूंगा तो t की वैल्यू हो जाएगी 1, और जैसे ही मैं x को ये 1 यहां रखूंगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब जैसे ही आपने 1 प्लस एक्स को टी माना तो भैया x की वैल्यू कितनी हो गई t माइनस 1, तो यहां रखूंगा मैं t माइनस 1, ये x हो जाएगा मेरा t माइनस 1, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स को मैंने t रखा। ओके, बहुत बढ़िया, यहां तक तो चीजें मेरे को क्लियर हो गई। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 t log t dt, गलती से यहां dx लिख दिया क्योंकि भैया dx तो dt में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर t log t dt माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 log t dt, log t dt, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, दोनों का अलग अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए बोला था हमेशा से, यहां ध्यान से सुनो, याद कैसे करना, कोई भी इंटीग्रेशन log t, चलो पहले पूरा फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला क्या था, ln x dx, ये वाला फॉर्मूला था। ln x dx को अपन कैसे याद करते हैं, x ln x माइनस x, हाँ या ना। अब यार x के साथ x की जगह t आ गया, dx की जगह dt आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर्मूला ये वाला है। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, गेट में काफी बार पूछा जाता है और या तो इनडायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज हो जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा यहां पर। अब और बोलोगे सर ये ln है, ये log है, आप क्या करें, भाई साहब मैंने क्या बताया, हमेशा log को आप ln मानो अनटिल और अनलेस log का बेस आपको नहीं दे रखा। log का बेस नहीं दे रखा है तो मतलब ये ln है, अगर इसका बेस दे देते तो ये log जो भी बेस देते 3, 4, 10, 12 जो भी देते, पर अगर आपको बेस नहीं दिया है, यही log आपका ln है, बात खत्म। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर अपन लगाएंगे आइलेट रूल, है ना। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये तो सॉल्व हो ही जाएगा ये वाला फॉर्मूला लगा के। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ओके, चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन 1 और 2 लिमिट बाद में डाल दूंगा। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। यहां पर क्या हो जाएगा, आइलेट रूल लगाऊंगा। आइलेट रूल में क्या होता है, आइलेट रूल। अब आइलेट रूल में क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन यूवी का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, u इंटू इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन v, बस खत्म। ये फॉर्मूला होता है आपका आइलेट में, वेयर u इज, जहां पर ये u डैश, u किससे लेना, u आइलेट से अपन क्या निकालता है, आइलेट से अपन हमेशा u निकालते हैं, आइलेट से ही अपन हमेशा u निकालते हैं। मतलब जो सबसे पहले आया वो u टर्म, उसी को डिफरेंशिएट किया जाएगा। सबसे पहले कौन सा आ रहा है, यहां पर क्या है, t एक एल्जेब्रिक है और ये एक लॉगरिथमिक है, तो लॉग पहले आ रहा था, मतलब u इज इक्वल्स टू लॉग t, u इज इक्वल्स टू लॉग t अपन को मानना है। आइलेट रूल जैसे अपन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो u, अब लॉग t इंटीग्रेट, अब लॉग t को u माना तो t अपना v हो जाएगा, तो v का इंटीग्रेशन मतलब t स्क्वायर बाई 2, ओके, माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन मतलब log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t इंटू टी स्क्वायर बाय 2। क्या यहां तक चीजें क्लियर, मेरे ख्याल से यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे फर्दर सॉल्व करें, आगे इसको अगर अपन फर्दर सॉल्व करें तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर लॉग टी बाई 2, तो लॉग टी स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं पीछे, है ना, टी स्क्वायर लॉग टी बाय 2, ये यहां से यहां कट गया, टी से ये कट चुका है 1/2, फिर से टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, फिर से टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, मतलब 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाय 4। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहां मैं इसको करूंगा, यहां मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, ये सीधे सीधे क्या मिलेगा, टी लॉग टी माइनस टी, सिंपल। ओके, तो ये चीज, अब इन और इसको दोनों को मैं एक साथ लिख दूं नेक्स्ट पन्ने में, आ जाओ, टी स्क्वायर लॉग टी बाई 2, टी स्क्वायर लॉग टी बाई 2, ओके, फिर माइनस टी स्क्वायर बाई 4, फिर आएगा माइनस टी स्क्वायर बाई 4, फिर आएगा आपका, और ये दोनों आपस में माइनस थे, माइनस लॉग टी माइनस टी लॉग टी प्लस टी, माइनस टी लॉग टी प्लस टी। ऐसा क्यों हुआ सर, ये माइनस को प्लस क्यों कर दिया, ये वाला माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाला माइनस इस पे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला माइनस इस पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब अपने को लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करनी 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 दोनों में। अब यहाँ पर आप सेपरेटली एक एक में लिमिट पुट कर सकते हो, अब आप सेपरेटली यहाँ एक एक में लिमिट पुट कर सकते हो। अब यहां डालेंगे 1 से लेकर 2, क्या चीजें क्लियर, यहां भी डालोगे आप लिमिट 1 से लेकर 2, इंडिकेट कर चुके, यहां भी डालोगे आप लिमिट 1 से लेकर 2, और यहां भी आप डालोगे लिमिट 1 से लेकर 2। विदाउट कैलकुलेटर सवाल होगा, देखना क्वेश्चन, 2 का स्क्वायर 4 लॉग 2 माइनस, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं, एलसीएम तो नीचे तो 2 ही रहेगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 लॉग 2 माइनस 1 लॉग 1, ओके, बहुत बढ़िया, ये हो गया सॉल्व। माइनस यहां डालेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बाय 4, बहुत बढ़िया, माइनस अपर लिमिट 2 लॉग 2 माइनस 1 लॉग 1, ठीक है, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखेंगे अपन, क्या log 1 की वैल्यू 0 होती है, हाँ सर अच्छे से पता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 log 2 माइनस 4 माइनस 1 इज 3,
3/4 माइनस 2 log 2 एंड प्लस 1। यहां भी आप देख सकते हो, यहां भी आप देख सकते हो 2 log 2 कैंसिल हुआ। फर्दर अपने को क्या मिला 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4, तो 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4। ऑप्शन देखते हैं। अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, तो 1/4 की वैल्यू कितनी हो गई 0.25 आंसर। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है 0.25। सिंपल था। तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है तो आराम से आप डाल सकते हो 0.25। सिंपल, बहुत ही आसान सवाल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोर्ड आपके सामने एक बार पढ़िए। लेट fx बी अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन on 3,18 close bracket if f of 3 is minus 50 and f dash x is less than equal to 20, then the largest possible value of f of 18 is। क्वेश्चन देख के समझ में ही नहीं आता सर क्या फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन देख के समझ नहीं आता है कि फॉर्मूला क्या लगाना है। ध्यान देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, या तो मीन वैल्यू थ्योरम से क्वेश्चन है। कभी कभी मीन वैल्यू थ्योरम बोलेगा नहीं, बट देख के समझना बोलेगा मीन वैल्यू थ्योरम लगता है। मीन वैल्यू थ्योरम में कंडीशन क्या होती है, फंक्शन क्या होना चाहिए सर, फंक्शन एक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और ब्रैकेट क्लोज होनी चाहिए। ये तो 3 कंडीशन होती थी मीन वैल्यू थ्योरम्स में। अब एक में क्या होता था कि एफ ऑफ ए जब एफ ऑफ बी के इक्वल होता था तो अपन क्या लगाते थे, अरे बोलो भाई, रोल्स थ्योरम आया ना। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं होता है तो अपन क्या लगाते हैं, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम लगानी पड़ेगी। लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि भैया एफ ऑफ ए की वैल्यू तो दे दी -50 और एफ डैश एक्स मतलब एफ ऑफ 18 आपको निकालनी है। अगर ये दोनों बराबर ही होती तो ये -50 यहां रख देता, -50 यहां रख देता, बट आपको लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम यहां पर लगानी, मतलब LMVT आपको यहां पर लगानी। अब LMVT का क्या होता है, एफ डैश सी, चलो यार एफ डैश एक्स लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही तो फॉर्मूला, क्यों कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों है, ब्रैकेट अपने क्लोज है, ये सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू कितनी है 18 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है -50। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ डैश एक्स नहीं निकालना है, अपने को एफ ऑफ 18 निकालना है और एफ डैश एक्स अपने को लेस देन इक्वल टू 20 दे रखा है, तो यहाँ पर सीधा अपन पुट कर देंगे। बी कितना है 18, एफ ऑफ 18 माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन 18 माइनस 3। अब एफ डैश 18 क्या रखे, क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 20 दे रखा है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो एफ डैश एक्स की आप इक्वल टू वैल्यू रखो। तो एफ डैश एक्स आपका 20 हो गया, इज इक्वल टू एफ ऑफ 18 आपको निकालना है। एफ ऑफ 3 कितना दे रखा क्वेश्चन में -50, बहुत बढ़िया। और 18 माइनस 3 इज 15। ओके ओके, तो ये एफ ऑफ 18 आ गया। एफ ऑफ 18 इज इक्वल टू 20 इंटू 15 इज 300 और ये +50 इधर जाएगा तो -50। तो यहां से आपको एफ ऑफ 18 की वैल्यू आ जाती है 300 माइनस 50 इज 250। चीजें क्लियर, एफ ऑफ 18 इज 250। ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, तो आंसर इज 250। सिंपल क्वेश्चन है, इजी, देख लीजिए। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या पूछा गया है, इन अ हेल्थ सेंटर the probability of full occupancy of COVID beds for a day is 0.8। ओके, फुल ऑक्यूपेंसी की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है भैया 0.8, अज्यूमिंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बढ़िया, बाइनोमियल का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी एग्जैक्टली फॉर 5 days, एग्जैक्टली बोला है 5 days इन अ वीक। तो भाई साहब n की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है यार, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R है ना। P इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन देख लेते क्या क्या दिया हुआ है, यहां देख लेते हैं आराम से। गिवन क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के थ्रू अपन क्या क्या निकाल सकते हैं।
सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना दे रखा है, मतलब पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.8 दे रखी है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.8 इज 0.2। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है एग्जैक्टली 5 डेज इन अ वीक, तो एन तो हो गया अपना 7 और आर हो गया अपना एग्जैक्टली 5 डेज, मतलब आर की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है, सारी डेटा आ चुके हैं। चलो सॉल्व करते हैं। 7c5 पी कितना दे रखा है 0.8 की पावर 5 इंटू 0.2 की पावर 7 माइनस 5 इज 2। इसको सॉल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 5 इज 2 फैक्टोरियल 0.8 की पावर 5। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी कस्ट 7 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल क्या आप लिख सकते हो क्या 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, हाँ या ना, बस यही चीज मैं यहां लिखूंगा। यहां पर क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहां से क्या हो गया आपका, नोटिस करोगे तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो चुका है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 3 जा 6, साथ में क्या मल्टीप्लाइड है। अब इसको आप ऑनलाइन गेट के कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो, इतनी कैलकुलेशन तो आपको हाथों से करनी चाहिए सो दैट आपके लिए इजी हो जाता है कैलकुलेट करना और एक्यूरेसी बढ़ती है आपके एग्जाम में, तो एग्जाम में आप इजीली आंसर, मतलब आपका गलत नहीं होगा, कुल मिला के एक्यूरेसी बढ़ती है, नेगेटिव होने के चांसेस, मतलब आंसर गलत होने के चांसेस आपके बहुत सारे घट जाते हैं। तो 21 इंटू 0.8 की पावर 5 इंटू 0.2 का स्क्वायर, ये इक्वल टू वैल्यू आपको मिलेगी 0.2752 विच इज इक्वल टू 0.2752। ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, देख लीजिए सॉल्यूशन, मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन इज वेरी इजी। dt अपॉन टेम्परेचर का है भैया, कैपिटल टी टेम्परेचर का है और स्मॉल टी आपका शायद टाइम का है ना, हाँ टाइम है, ठीक है, मिनट्स। तो dt अपॉन dt प्रोपोर्शनल है टी आर माइनस कैपिटल टी आर माइनस टी, वेयर टी आर एंड टी आर टेम्परेचर्स इन डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ रूम एंड थर्मोमीटर, ठीक है, ओके। टी आर तो रूम का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में और टी है थर्मोमीटर है, बढ़िया, थर्मोमीटर भैया टेम्परेचर कैलकुलेट करता है रेस्पेक्टिवली। एंड स्मॉल टी, हालांकि यहां दिख नहीं रहा होगा, देख लेना, ये स्मॉल टी है ना, एंड स्मॉल टी डिनोट्स टाइम इन मिनट्स, एंड स्मॉल टी डिनोट्स टाइम इन मिनट्स। द थर्मोमीटर एट अ रीडिंग ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड इज बॉट इन द रूम ऑफ टेम्परेचर 40 डिग्री, ओके। थर्मोमीटर ने रीड किया और बॉट इन अ रूम ऑफ टेम्परेचर, देखो रूम का टेम्परेचर कभी चेंज होता नहीं है, तो गिवन डेटा वो लिख दीजिए, गिवन डेटा क्या हो गया, रूम का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, बहुत बढ़िया, रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 मिनट्स लेटर, 2 मिनट बाद द थर्मोमीटर रीड्स 15 डिग्री, मतलब भैया पहले जब टाइम जीरो था तो थर्मोमीटर ने टी कितना रीड करा 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट बाद ही, 2 मिनट बाद ही थर्मोमीटर ने टेम्परेचर कितना रीड करा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। द टाइम elapsed in minute when the thermometer reads 5 डिग्री नहीं है, ये एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 5 डिग्री नहीं है, ये 39.5 डिग्री है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देना आप, दिस इज 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, दिस इज 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये यही पूछ रहा है कि ये टाइम बताओ मिनट्स में जब आपका थर्मोमीटर रीड करता है 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं, कांस्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट मत निकाला करो, एक तरीका बताऊंगा जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं निकाले, सीधा डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, आ जाइए। सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे dt अपॉन dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी जैसे हटाई k टाइम्स टी आर का टेम्परेचर फिक्स है 40
माइनस टी। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यार डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा ही अपन ने, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साइड ले लो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है ना। तो डी टी अपॉन 40 माइनस टी इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी। क्या मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर लूंगा? अब इंटीग्रेट करते वक्त ही आपको पता होना चाहिए भाई, इंटीग्रेट करते वक्त ही आपको पता होना चाहिए। अभी यहां पर 0 से लेकर 2, अगर मैं 0 से लेकर 2 टाइम को 0 से लेकर 2 लूं तो थर्मोमीटर ने कितना रीड कर रहा है? 2 से लेकर 15 है ना, क्योंकि ये कैपिटल टी इज 2 to 15। ये दोनों की लिमिट आ चुकी है अपने पास में। अब दोनों की लिमिट अपन यहां पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ऑफ माइनस एल एन 40 माइनस टी, माइनस एल एन 40 माइनस टी 2 से 15 इज इक्वल टू के टाइम्स स्मॉल टी 0 से लेकर 2। हाँ या ना? तो यहां से आपको के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं, माइनस एल एन, माइनस बाहर रखो एल एन, 40 माइनस 15 इज 40 माइनस 15 इज हाउ मच? 25। 40 माइनस 15 इज 25 डिग्री और माइनस एल एन 38, मतलब 40 माइनस 2 इज 38 इज इक्वल टू 2k। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। और आपको पता है जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ln 38 माइनस ln 38 ये प्लस ln 38 माइनस ln 25, ln a माइनस ln b इज ln a अपॉन b। तो k इज इक्वल्स टू 1/2 ln 35 अपॉन 28। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। मेरे को यहां पर k की वैल्यू मिल चुकी है। अब k की वैल्यू मिलने का फायदा क्या है? जब मैं इस t को निकालूंगा इस टेम्परेचर पे तो मेरे को टाइम पता पड़ जाएगा। देखो कैसे पता पड़ेगा, इधर आओ। अब मैं फिर से इसी को इंटीग्रेट करूंगा, फिर से बस लिमिट की वैल्यू चेंज करनी है और कुछ मेरे को चेंज नहीं करना। मेरे को k की वैल्यू बस पता पड़ गई है, dt अपॉन 40 माइनस टी इज इक्वल टू, के बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है, के बाद में पुट कर लेंगे। अब मेरे को क्या करना है, कहीं से भी करो आप, 0 से स्टार्ट करते हैं, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो 0 से लेकर t तक, 2 से लेकर 39.5, तो टेम्परेचर थर्मोमीटर का 2 से लेकर 39.5 और 0 से लेकर ये मेरे को टाइम निकालना है। मुझे ये वाला टाइम नहीं पता, यहां से लेकर यहां जंप कर रहा हूं, है ना, यहां से लेकर यहां जंप कर रहा हूं। अब मैंने फर्दर कैलकुलेट किया तो फिर से वही कहानी आएगी, माइनस ऑफ एल एन 40 माइनस टी लिमिट 2 से लेकर 39.5 इज इक्वल्स टू, के की वैल्यू मुझे पता है 1/2 एल एन 38/25 और t माइनस 0 इंटू टी। हाँ या ना? बस यहां से मेरे को t आ जाएगा। कैसे आएगा आगे देखते हैं। तो माइनस को बाहर रखो, 40 माइनस 39.5 इज 0.5, 40 माइनस 39.5 इज 0.5 माइनस 40 माइनस 2 इज 38, 40 माइनस 2 इज 38 इज इक्वल टू 1/2 ln 38/25 इंटू टी। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो t/2 ln 38/25, इसको इस साइड लिया है मैं, इज इक्वल टू, आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा ln 38 अपॉन 0.5, वही वाली चीज आ गई, वही वाली चीज आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर आप मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln 38 अपॉन 0.5 डिवाइडेड बाय ln 38 अपॉन 25। अब ऑनलाइन कैलकुलेटर में आप इसको कैलकुलेट कर लो, ऑनलाइन कैलकुलेटर में आप इसको कैलकुलेट कर दोगे, ये आएगा 10, ये आएगा कुछ 20.686, मतलब इसकी वैल्यू आएगी कुछ 10.343, मतलब ये आ जाएगा 2 इंटू 10 पॉइंट, कैलकुलेट करके देख लेना, 343। पहले ln 38/5 को, पहले 38/5 पहले निकालना, फिर उसका ln निकालना, है ना, फिर उसके बाद 38/25 की वैल्यू निकालना, फिर उसका ln निकालना, दोनों का रेशियो लेना, वो आएगा 10.343 इंटू 2 करोगे तो फाइनली आपको टाइम कितना लगा, टाइम आपको लगा 20.686 मिनट्स, 20.686 मिनट्स, क्योंकि टाइम अपन किस में ले रहे हैं, टाइम अपन सारा का सारा यहां पर मिनट्स में ले रहे हैं, टाइम अपन
सारा का सारा यहाँ पर मिनट्स में ले रखे। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो द टाइम इलेप्स्ड इन मिनट्स से आपको पूछा है, तो जो भी आपका टाइम आया है वो आपका टाइम इन मिनट्स ही आया है। ओके गाइस, तो यहां होती भैया कंप्लीट आपका 2022 का पेपर का वीडियो सॉल्यूशन। थैंक यू गाइस।